माँ वनीता को समझा रही थी। वनीता, दामाद जी सिंगापुर जा रहे हैं। ऐसे में तुम नौकरी पर जाओगी तो बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी। वैसे भी अभी तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? दामाद जी भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। तुम्हारा अपना घर है, गाड़ी है। माँ, तुम साफ साफ यह क्यों नहीं कहती हो कि मैं नौकरी छोड़ दूँ? तुम भी क्या दक्यानुसी बातें करती हो माँ? वनीता बिफर कर बोली। इतनी मेहनत और खर्च करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, वह क्या यूं ही बर्बाद हो जाने दूँ? तुम्हें मेरे पास रहकर गुड़िया को नहीं संभालना है तो तुम साफ साफ बोल दो। मेरी सास भी बहाने बनाने लगती है। अब यह मेरा मामला है तो मैं ही सुलझा लूँगी। भूंगी को मैंने सब कुछ समझा दिया है, वह यहीं मेरे साथ रहने को राजी है। ऐसी बात नहीं है वनीता, माँ उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली। अब हम लोग की उम्र ढल गई है, अपना ही शरीर नहीं संभलता तो दूसरे को हम बूढ़ी औरतें क्या संभाल पाएंगी? 100 तरह के रोग लगे हैं शरीर में, इसलिए ऐसा कह रही थी। बच्चे की सिर्फ माँ ही बेहतर देखभाल कर सकती है। वनीता बोली। मैं फिर कहती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है, मुझे बड़ी मुश्किल से यह नौकरी मिली है माँ, जिसके लिए हजारों लोग खाक छानते फिरते हैं, और तुम कहती हो कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। माँ जी का वह मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो, शेखर बीच में बोला। अभी गुड़िया बहुत छोटी है और माँ जी अपने ज़माने के हिसाब से बातें समझा रही हैं तुम्हें। गुड़िया की चंचल हरकतें बढ़ती जा रही हैं। 2 साल की उम्र ही क्या होती है? तुम तो नौकरी छोड़ने के लिए बोलोगे ही, आखिर मर्द हो ना। वनीता ने अपने पति शेखर से कहा। अब जो तुम्हारी जी में आए सो करो। शेखर पैर पटकते हुए वहाँ से जाते हुए बोला। परसों मुझे सिंगापुर के लिए निकलना है, महीने भर का कार्यक्रम है, बस मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होना चाहिए। मेम साहब, मैं बच्ची को देख लूँगी। भूंगी पान चबाते हुए बीच में आकर बोली। आखिर हमें भी तो अपना पेट पालना है। तुम्हें अपने बनाव सिंगार से फुर्सत हो तब तो तुम बच्ची को देखोगी। वनीता की सास बीच में आकर बोली। हम जरा बीमार क्या हुए, फालतू हो गए। घर में 100 तरह के काम हैं, सब तरफ से भरे पूरे हैं हम। एक बच्चे की कमी थी, वह भी पूरी हो गई। हमें और क्या चाहिए? देखिए बहन जी, आप ही से समझाइए कि ऐसे में कोई ज़रूरी तो नहीं कि यह नौकरी करे। अब वे वनीता की माँ से मुखातिब थी। 4 साल तो नौकरी कर ली, अब ये झंझट छोड़ दे वनीता और चैन से घर में रह। अब मैं आप लोगों के मुंह नहीं लगने वाली। मैं साफ साफ कह देती हूँ कि मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाली। मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, मुझे भी अपनी आज़ादी चाहिए। मैं आम औरतों की तरह नहीं जी सकती। मुझे भी तो काम और पैसा चाहिए मेम साहब। भूंगी खिसे निपोर कर बोली। आप निश्चिंत होकर नौकरी चाकरी करो, मैं भी 4 रोटी खाकर यहीं पर ही रहूँगी। घर और गुड़िया दोनों को देख लूँगी। भूंगी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, वनीता चहकते हुए बोली। ये पुराने ज़माने के लोग हैं, आगे की क्या सोचेंगे? मुझ में हुनर है तो मुझे इसका फ़ायदा मिलना ही चाहिए। ऑफिस में मेरा नाम और इज्जत है, आखिर नाम कमाना किसको अच्छा नहीं लगता? पता नहीं कहाँ से आई है यह भूंगी। वनीता की माँ उसकी सास से बोली। न पता न ठिकाना, मुझे इसके लक्षण भी ठीक नहीं दिखते। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी है इस वनीता को, इसकी तो मति मारी गई है। भूंगी इस मोहल्ले में झाड़ू पोछा का काम करती थी, उसने वनीता के घर में भी काम पकड़ लिया था। अब वह वनीता की भरोसेमंद बन गई। काम के बहाने वह ज़्यादातर यहीं रहकर वनीता की हमराज भी बन गई थी। वनीता उसे पाकर खुश थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे, मगर वे अपनी ही बीमारी के चलते ज़्यादा चल फिर नहीं पाते। शेखर अपने संस्थान के खास इंजीनियर थे। सिंगापुर की एक नामी यूनिवर्सिटी में 1 महीने की खास ट्रेनिंग के लिए उनका चयन किया गया था। इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद उनके डायरेक्टर के पद पर प्रमोशन तय था, मगर उनका नन्ही सी गुड़िया को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। वे उसकी हिफाजत और देखभाल के लिए आश्वस्त होना चाहते थे, इसलिए अपनी पत्नी वनीता ने अपनी माँ को यहाँ बुलाना चाहा था, मगर माँ ने साफ तौर पे मना कर दिया तो वनीता को निराश हुई। अब वह भूंगी के चलते आश्वस्त थी कि सब कुछ ठीक ठाक चल जाएगा। 10 एक दिन तो ठीक ठाक ही चले। भूंगी के साथ गुड़िया हिल मिल गई और उसके खाने पीने और रख रखाव में अब कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन शाम को वनीता ऑफिस से घर लौटी तो उसे घर में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। आमतौर पर उसके घर आते ही गुड़िया उछलकर उसके सामने चली आती थी, मगर आज न तो उसका और न ही भूंगी का कोई अता पता था। वनीता ने ससुर के कमरे में जाकर झाँका।
वहाँ सास बैठी थी और वे ससुर के तलवे पर तेल मल रही थीं। आपने गुड़िया को देखा क्या? वनीता ने सवाल किया। भूंगी भी नहीं दिखाई दे रही है। वह अक्सर उसे पार्क में घुमाने ले जाती है, सास बोली। आती ही होगी। वनीता हाथ मुंह धोने के बाद कपड़े बदलकर बाहर आई। अभी तक उन लोगों का कोई पता नहीं था। आमतौर पर ऑफिस से आने पर वह गुड़िया से बातें करके हल्की हो जाती थी। तब तक भूंगी चाय नाश्ता तैयार कर वनीता को दे देती थी। लेकिन आज कुछ अता पता नहीं। वनीता उठकर रसोई में गई, चाय बनाकर सास ससुर को दी और खुद चाय का प्याला पकड़कर ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही शेखर का फोन आया। औपचारिक बातचीत के बाद शेखर ने पूछा, वनीता, गुड़िया कहाँ है? भूंगी उसे कहीं घुमाने ले गई है। वनीता ने उसे आश्वस्त किया। बस वह आती ही होगी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था और अब तक न भूंगी का कोई पता था और न ही गुड़िया का। वनीता बेचैनी से उठकर घर में ही टहलने लगी। पूरा घर जैसे सन्नाटे से भरा था। बाहर जरा सी भी आहट हुई नहीं कि वह उधर ही देखने लगती थी। अब वनीता ने पड़ोस में जाने की सोची कि वहीं किसी से पूछ ले कि गुड़िया को साथ लेकर भूंगी कहीं वहाँ तो नहीं बैठी है, कि अचानक वनीता का फ़ोन घंघनाया। वनीता ने लपक कर फ़ोन उठाया। तुम्हारी बच्ची हमारे कब्जे में है। उधर से एक रौबदार आवाज़ आई। बच्ची की सलामत वापसी के लिए 30 लाख रुपए तैयार रखना। हम तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देते हैं। तुम कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? अरे भाई, हम 30 लाख रुपए का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? 5 लाख के जेवरात हैं तुम्हारे पास, 10 लाख की गाड़ी है। तुम्हारे बैंक खाते में 7 लाख रुपए बेकार में पड़े हैं और शेखर के खाते में 12 लाख हैं। घर में बैठा बुढ़ा पेंशन पाता है, उसके पास भी 2-4 लाख होंगे। हम ज़्यादा नहीं 30 लाख ही तो मांग रहे हैं। तुम्हारी गुड़िया की जान की कीमत इससे कम है क्या? वनीता को धरती घूमती नजर आ रही थी। बदमाशों को उसके घर के हालात का पूरा पता है, तभी तो बैंक में रखे रुपये और जेवरात की उन्हें जानकारी है। उसने तुरंत अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया। इसके अलावा कुछ दोस्तों को भी फ़ोन किया। देखते ही देखते पूरा घर भर गया। शेखर के दोस्त राकेश ने वनीता को सलाह दी कि उसे शेखर को फ़ोन करके सारी जानकारी दे देनी चाहिए, मगर वनीता के दफ्तर में काम करने वाली सुमन तुरंत बोली, यह हमारी समस्या है, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। हम औरतें हैं तो क्या हुआ? जब हम ऑफिस की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझा सकती हैं तो इसे भी हमें सुलझाना चाहिए। ज़रा सब्र से काम लेकर हम इस समस्या का हल निकालें तो ठीक होगा। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। राकेश ने अपनी सहमति जताई। तो अब हम क्या करें? वनीता अब खुद को संतुलित करते हुए बोली, अब मुझे भी यही ठीक लग रहा है। सबसे पहले हम पुलिस को फ़ोन करके सारी जानकारी दें। सुमन बोली, हमारे ऑफिस के ही करीम भाई के एक परिचित पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, उनसे मदद मिल जाएगी। तो फ़ोन करूँ ना उन्हें? राकेश बोला, उन्हीं के द्वारा हम अपनी बात पुलिस तक पहुंचाएंगे। वनीता ने करीम भाई को फ़ोन लगाया तो वे आधी रात को भी वहां आ पहुंचे। मैंने अपने कजिन अजमल को, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, फ़ोन कर दिया है। वह बस आता ही होगा, करीम भाई ने कहा। करीम भाई ने वनीता को हिम्मत बंधाते हुए कहा, वनीता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को अजमल जल्दी ही ढूंढ निकालेगा। पुलिस इंस्पेक्टर अजमल ने आते ही वनीता से कुछ ज़रूरी सवाल पूछे। नौकरानी भूंगी की जानकारी ली और सबको पुलिस स्टेशन ले गए। एफआईआर दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर अजमल बोले, वनीता जी, इस समय यहाँ एक रैकेट काम कर रहा है। यह वारदात उसी की एक कड़ी है। हम उन लोगों तक पहुँचने ही वाले हैं। दिक्कत बस यही है कि इसे राजनीतिक सरपरस्ती मिली है, इसलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है। अभी आप घर जाएं और जब अपहरण करने वालों का फ़ोन आए तो उनसे गंभीरतापूर्वक बात करें। वनीता की आंखों में नींद नहीं थी। इतना बड़ा हादसा हो और नींद आए तो कैसे? रात जैसे आंखों में कट गई। इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ किस हाल में होगी पता नहीं। ऊपर से शेखर को भी कुछ नहीं बता पाई। वह सास ससुर का भी रोते रोते बुरा हाल था। माँ उसे अलग कोस रही थी। और कर ले नौकरी। मैं कह रही थी ना कि बच्चों की देखभाल माँ ही बेहतर कर सकती है, मगर इसे तो अपने समाज की इज्जत और रौब रुतबे का ही ख्याल था। वनीता ने अपने कमरे में जाकर अटैची निकाली। अलमारी खोलकर पैसे देखने लगी कि उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। क्या हुआ? रुपयों का इंतज़ाम कर रही हूँ, वह बोली। तुम कहाँ हो? जल्दी बोलो कि मैं वहाँ आकर रुपये दूँ। अभी इतनी जल्दी क्या है? उधर से हंसने की आवाज़ आकर बंद हो गई। अचानक पुलिस इंस्पेक्टर अजमल उसके घर में आए और दोबारा जब उससे
भूंगी के फ़ोन और पते की बात पूछी तो वह घबरा गई। वह तो इस मोहल्ले में कई साल से रहती थी। आपके पास उसका जो पता था वह गलत था। शहर की एक झोपड़पट्टी का उसने जो पता दिया था वह फर्जी निकला। उसका आधार कार्ड भी फर्जी था, वह कहीं और की ही थी। अब यह बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका है कि इस अपहरण में उसका ही हाथ है। तभी तो आपके जेवरात और बैंक खाते के बारे में बदमाशों को गहरी जानकारी थी। पुलिस अब अगली कार्रवाई में जुट गई। उसने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। मिनट घंटों में और घंटे दिन में बदल रहे थे। पुलिस भी पास के जिलों के जंगली पहाड़ों तक में खाक छान रही थी। 2 दिन बीत चुके थे और अभी तक गुड़िया का कोई सुराग, कोई अता पता नहीं था। शाम के समय वनीता के पास फिर से बदमाशों का फ़ोन आया। वह उल्टे उन्हें ही डांटने लगी। मैं रुपये लेकर बैठी हूँ और तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो। मैं शाम को शहर के बॉर्डर पर बागरिया टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास बने आउट हाउस में अटैची लेकर अपनी एक सहेली के साथ रहूँगी। और हाँ, तुम भी पुलिस को कुछ न बताना और मेरी बेटी को छोड़कर रुपये लेकर चले जाना। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। उधर से आवाज़ आई, अरे पुलिस को कुछ न बताने की बात तो मेरी थी। वनीता बोली, मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए यह कह रही हूँ, पुराने फैक्ट्री में आ जाना। वनीता ने अपनी गाड़ी निकाली और सुमन के साथ अटैची लेकर बैठ गई। कई एकड़ में फैली उस फैक्ट्री में कोई आता जाता नहीं था। उसके ठीक नीचे नाला बह रहा था। वे दोनों वहीं एक दीवार की ओट में बैठ गई, जहाँ से चारों तरफ का मंजर दिखता था। अचानक उस उजाड़ फैक्ट्री की एक बिल्डिंग के अंदर से 2 आदमी बाहर निकले। उनके पीछे नौकरानी भूंगी भी गुड़िया को लिए दिखाई दी। उन दोनों में से एक के हाथ में पिस्तौल थी। वह पिस्तौल को जेब में रखते हुए बोला, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वह अटैची लेने के लिए आगे बढ़ा। अचानक बिजली की तेज़ी से वनीता ने उसे अटैची देते वक्त जोरों का धक्का दिया तो वह आदमी अटैची के लिए हुए ही उस नाले में जा गिरा। उसे गिरता देख दूसरा आदमी एकदम से भाग खड़ा हुआ। सुमन दौड़कर गुड़िया की ओर लपकी तो भूंगी उसे छोड़कर भाग निकली। वनीता और सुमन ने जल्दी गुड़िया के बंधन खोले। गुड़िया उनसे चिपटकर रोने लगी। आपने तो कमाल कर दिया वनीता जी। पुलिस इंस्पेक्टर अजमल उसकी तारीफ करने लगा था। हमें मालूम पड़ा कि आप इधर ही आ रही हैं तो हमने भी आपका पीछा किया और यहाँ तक आ पहुँचे। थोड़ी देर में उस घायल मुजरिम के साथ पुलिस आती दिखी जो नाले में जा गिरा था। एक पुलिस वाले के हाथ में अटैची भी थी। पुलिस इंस्पेक्टर अजमल ने अटैची खोली तो उसे हंसी आ गई। अटैची में पुरानी किताबें, पत्रिकाएं और अखबार भरे थे। उस भारी अटैची को समेट न पाने के चलते ही वह आदमी वनीता के एक धक्के से नाले में लुढ़क गया था। आपके इस साहस से न सिर्फ आपको अपनी बेटी मिली बल्कि हमें भी एक खतरनाक मुजरिम मिला है। अब इसके जरिए सारे मुजरिम हवालात में होंगे। मैं आपके इस साहस की तारीफ करता हूँ। फिलहाल तो आप अपनी बेटी को लेकर घर जाइए, बाकी औपचारिकताएं बाद में होंगी। अरे भाई, वनीता के साहस के कायल हम भी हैं, करीम भाई बोला। तभी तो ऑफिस की खास फाइलें इन्हीं के पास आती हैं। वनीता एक माँ भी है करीम जी, और एक माँ अपनी औलाद के लिए शेर को भी मात दे सकती है। सुमन बोल पड़ी, वनीता अब घर चलो। गुड़िया को सामान्य करते हुए तुम्हें खुद भी तो सामान्य होना है। वनीता घर गई और तब उसने अपने पति शेखर को फ़ोन कर सारी बात की जानकारी दी। शेखर बोला, वनीता तुम्हें सावधान रहना चाहिए। आगे से कोई भी नौकरानी घर में रखने से पहले तुम्हें ठीक से उसका पुलिस वेरिफिकेशन और उसकी तहकीकात अच्छे से कर लेनी है, तभी उसे रखना। वनीता भी आज सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती कहाँ थी। भूंगी की तहकीकात भी तो उसने अच्छे से ही की थी, साथ में आधार कार्ड और ज़रूरी दस्तावेज भी लिए थे। लेकिन जो होना रहता है वह तो होता ही है। बस हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।